हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके नीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है, एक बार सबकी प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद में स्टार्ट करूंगा। अब हम शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, यहाँ पर हम बात करें पार्टिकल की, तो पार्टिकल का जो नेचर है वो पार्टिकल फिनोमिना कहलाता है, और पार्टिकल फिनोमिना को जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन करती है। लेकिन बाद में देखा गया कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। जैसे ड्यूअल नेचर या द्वैत प्रकृति हम कहते हैं कि जो वेव होती है, जैसे लाइट है, वो ड्यूअल नेचर शो करती है कि वो वेव नेचर भी शो कर रही है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। तो जब वेव पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है और वेव नेचर भी शो कर सकती है, तो उसी के बेसिस पर यह देखा गया कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और वेव नेचर भी शो कर सकता है। इसको द्वैत प्रकृति कहते हैं, ठीक है। ड्यूअल नेचर कहते हैं, मतलब पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह। तो जैसे वेव ड्यूअल नेचर शो करती है, वैसे ही पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर शो करता है। तो जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो यहाँ पर ड्यूअल नेचर की बात आती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है या बनता है कि कौन सा फिनोमिना जो है वो पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है और कौन सा फिनोमिना जो है वो वेव नेचर को शो कर रहा है। तो हमको बहुत डिटेल में नहीं तो कम से कम आइडिया होना चाहिए कि पार्टिकल नेचर के लिए कौन से फिनोमिना है और वेव नेचर के लिए कौन सा फिनोमिना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर की। तो पार्टिकल नेचर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पार्टिकल नेचर की अगर हम बात करें तो इसमें दो फिनोमिना दे रखे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। तो पार्टिकल नेचर में हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए, ये वेव की बात हो रही है, जो वेव है उसके पार्टिकल फिनोमिना की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल फिनोमिना में दो है आपके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इवन पूछा ही नहीं गया है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखिए, होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मेटल सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस पर, और ये फोटोन जो है, प्रकाश की जो किरण है वो इस पर क्या हो रही है, गिर रही है, आपतित हो रही है। तो मैंने कहा कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो है, मैंने h/0 लिख दिया। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो प्लांक का हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था। तो प्लांक का जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो था E=hν, ठीक है। तो नॉट यहाँ पर मेंशन करने के लिए बताया कि भाई ये आपतित किरण की आवृत्ति है, ठीक है। न्यू नॉट का मतलब आपतित किरण की आवृत्ति है, सॉरी नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, hν आएगा केवल, ठीक है, hν। तो ये आपतित किरण है, E=hν। और ये आपतित किरण जब इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु की सतह से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। हालांकि उसकी एक कंडीशन होती है, मैं अभी आपको बता दूंगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि ये धातु है, धातु की सतह पर फोटोन गिरा, और उस फोटोन की जब टक्कर होती है इलेक्ट्रॉन से, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है मेटल की सतह से। तो जो टक्कर का फिनोमिना है, ये जो कोलिजन का फिनोमिना है, ये पार्टिकल फिनोमिना है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो वेव है, मतलब जो प्रकाश की किरण है, या हम सिंपल कहें कि जो वेव है, जो रे है, वो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर रही है। तो ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसकी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, गतिज ऊर्जा की, तो ये होती है 12mv², ठीक है। जो सिंपल सा फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है 12mv²। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की शर्त यह है कि एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, कि भाई इतनी एनर्जी अगर आप उसको दोगे, मतलब जो फोटोन उससे कोलाइड कर रहा है, जो टकरा रहा है, उसकी अगर उतनी मिनिमम एनर्जी होगी तो वो निकलेगा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, और अगर उससे कम होगी तो वो शो नहीं करेगा। मतलब उतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए। उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं W कह सकते हो या W0 कह सकते हो, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। वहाँ पर आप उसको W0 कह सकते हो, W0=hν0, ठीक है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं हिंदी में कार्यफलन, या इंग्लिश में वर्क फंक्शन कहते हैं, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कई बार क्या होता है, नोटेशन चेंज कर देता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये W0 की जगह हम फाई भी लिख सकते हैं, hν0। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इतनी तो हमने एनर्जी दी और इतनी आपको चाहिए, और ये आपके काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एनर्जी अगर इससे बराबर या इससे ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, नहीं तो शो नहीं होगा। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, C=νλ। तो μ=c/λ, क्योंकि कई बार हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फॉर्म में फॉर्मूला शो करते हैं, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया था प्लांक की थ्योरी के टाइम पे, प्लांक फॉर्मूला बताया था, उसके टाइम पे बता दिया था। अब यहाँ पर ये जो है W, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कार्यफलन।
और जो न्यू नॉट है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट जो है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं दहलीज आवृत्ति। हिंदी में क्या कहते हैं? दहलीज आवृत्ति। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है मैथमेटिकल, जिसको आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। नोट्स में मैंने ये नाम मेंशन नहीं करा है, लेकिन जब आप शीट में क्वेश्चन देखोगे तो ये नाम मिल जाएगा, तो आप नोट्स में ये नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले तो दे रखे हैं लेकिन नाम स्पेशली नहीं दे रखा, तो आप चाहो तो नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कह रही है कि जो आपके फोटोन की एनर्जी है E = h/, वो बराबर है किसके? वर्क फंक्शन के, W0 लिख देता हूँ यहीं पर, और काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब आप चाहो तो W की जगह phi भी लिख सकते हो, तो मैं यही लिख देता हूँ phi + काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा किसके बराबर है? कार्यफलन के और गतिज ऊर्जा के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, ये मैंने लिख दिया h/, और ये जो है एनर्जी वर्क फंक्शन की, कार्यफलन की, phi कह दो या W0 कह दो, ये हो जाएगी h/0। ठीक है, ये h/0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mv²। ये v है, वेलोसिटी है, ये m क्या है? मास है इलेक्ट्रॉन का, और v वेलोसिटी है। अब मान लीजिए कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कम हो, ये फॉर्मूला कब होगा? कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है न्यू नॉट से। ठीक है, अगर कम है, अगर कंडीशन क्या है कि अगर ये कम है किससे? न्यू नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना तो ये कम से कम बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये अगर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो वहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो जाएगा बाउंड वाला, लेकिन उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि जब ये से ज़्यादा होगा तो ये ट्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मली कंडीशन क्या है? न्यू ज़्यादा होना चाहिए न्यू नॉट से, दहलीज आवृत्ति है। इसके अलावा आप इसको 12 mv² के फॉर्म में भी लिख सकते हो। 12 mv² = h/- h/0। अब यहाँ पर आप चाहो तो क्या कर सकते हो? h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। कहने का मतलब ये कि फॉर्मूला एक ही, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कब होगा, कंडीशन क्या है, तो वहाँ पर कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट फोटोन है, आपतित किरण जो है, आपतित फोटोन जो है, उसकी आवृत्ति दहलीज आवृत्ति से या तो बराबर होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब कई बार क्या होता है कि वो आवृत्ति की जगह तरंग दैर्घ्य की कंडीशन दे देता है, तो तरंग दैर्घ्य अगर आप लोगे तो ये फॉर्मूले में कुछ नहीं करना आपको, 12 mv² ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पर h न्यू की जगह हमने क्या दे रखा है? c/λ, तो ये हो जाएगा c/λ माइनस c/λ0। अब आप चाहो तो c को बाहर ले लो, hc 1/λ माइनस 1/λ0। यहाँ पर आपको कंडीशन क्या देखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है कि एनर्जी जो है या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए वर्क फंक्शन के। एक कंडीशन आपने इसको एनर्जी और वर्क फंक्शन के फॉर्म में कह दिया। दूसरा आपने कह दिया फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए दहलीज आवृत्ति के। और तीसरा अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, तो यहाँ पर ये तो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन ये कम होना चाहिए, लैम्डा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए λ0 के। मतलब जो आपकी तरंग है उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य है, वो जो है दहलीज तरंग दैर्घ्य के या तो बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टे चलते हैं, रिलेशन उल्टा चलता है। तो फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो सिंपल सी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला वेवलेंथ के सेंस में भी लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। नॉर्मली ये 12 mv² के सेंस में फॉर्मूला पूछा जाता है कि कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, सही फॉर्मूला क्या है। तो ये मैंने आपको सारे इसलिए लिखवा दिए कि वो आपको चेंज करना खुद को भी आना चाहिए, और केवल एक भी लिखते तो भी नहीं होता, लेकिन मैंने आपको सारे यहाँ पर समझा दिए। नोट्स में नाम नहीं लिखा हुआ है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, और सारे फॉर्म मैंने आपको यहाँ बता दिए, कंडीशन बता दी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड तरंग दैर्घ्य, सारी चीज़ बता दी, दहलीज आवृत्ति, दहलीज तरंग दैर्घ्य सारी बता दी। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कंडीशन बता दी कि कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और कब नहीं होगा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता है और कौन शो नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, सॉरी फोटोन टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा बाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब फोर्स कम होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ये मेटल पे फॉलो होती है। किसके लिए फॉलो होती है?
मेटल के लिए फॉलो होती है, धातु के लिए फॉलो होती है, और उसमें भी सबसे बेस्ट जो है वो है एल्कली मेटल, क्षारीय धातु। क्या है? क्षारीय धातु, जो पहला ग्रुप है आवर्त सारणी का, वो क्षारीय धातु में भी आपको ध्यान रखना है कि देखिए हाइड्रोजन तो वैसे क्षारीय धातु नहीं है, इसको रहने दीजिए, और इसके बाद लिथियम है, इसको भी रहने दीजिए, ये भी शो नहीं करता, ठीक है, इन दोनों को आप हटा दीजिए। उसके बाद जो आपके क्षारीय धातु बच गए, क्या बच गया? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो ये जो है ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, और यहाँ पर सबसे बेस्ट की अगर हम बात करें तो सीजियम की हम बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम को छोड़ दीजिए, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो डी ब्लॉक के मेटल हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते। जैसे मान लीजिए अगर वो दे दे मैंगनीज, क्वेश्चन वो ऐसे दे रखा है शीट में, आप देखोगे कि कौन सा धातु जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, तो ये तो करेंगे, और ऊपर से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की टेंडेंसी जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये तो सीजियम सबसे बेस्ट शो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो डी ब्लॉक के मेटल है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो जैसे कि आपको मिलेगा मैंगनीज, मैंगनीज डी ब्लॉक का धातु है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने बात करी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, और कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। तो ये थी बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि कॉम्पटन इफेक्ट पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। ये दोनों जो हैं वेव के पार्टिकल फिनोमिना को शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉम्पटन इफेक्ट में क्या दे रखा है कि दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपके मेटल थे एल्कली मेटल बेसिकली, और यहाँ पर लाइटर एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, खास करके जैसे मान लीजिए कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन जैसे हम लाइटर एलिमेंट की बात करें तो जब आप मोनोक्रोमेटिक, कौन सी? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें केवल एक तरह की आवृत्ति हो, जिस तरंग में केवल एक फिक्स वैल्यू हो आवृत्ति की और तरंग दैर्ध्य की, मतलब एक फिक्स तरंग दैर्ध्य हो, एक वर्धनी कह सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट टर्म ध्यान नहीं आ रही, जिसकी फिक्स वेवलेंथ हो उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। जैसे जो सफ़ेद प्रकाश आता है सूर्य से, उसमें आपके 7 रंग की तरंग दैर्ध्य होती है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है जिसमें केवल एक फिक्स वैल्यू हो तरंग दैर्ध्य की और आवृत्ति की। तो जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं या ट्रेवल कराते हैं एक्सरे, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक हो एक्सरे हो, तो जब ये लाइट यहाँ जाती है तो इससे क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, प्रकीर्णित हो जाती है। तो जब स्कैटर्ड होती है तो ये किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। स्कैटर्ड में क्या हो रहा है, ये किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ हुआ क्या कि एक तरह से कोलिजन जैसा ही फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि जब लाइट आ रही है तो लाइट आ रही है, और जब परमाणु के पास आती है तो ये स्कैटर्ड हो जाती है। अब स्कैटर्ड होने के बाद या प्रकीर्णित होने के बाद होता क्या है कि ये इंसिडेंट रेडिएशन हो गई और ये स्कैटर्ड रेडिएशन हो गई। तो जब हम दोनों को देखते हैं तो मैंने कहा इसकी एनर्जी ई और इसकी एनर्जी ई डैश, ठीक है, इसकी आवृत्ति न्यू और इसकी आवृत्ति न्यू डैश, इसकी वेवलेंथ लैम्डा और इसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश। तो हम क्या देखते हैं सामान्यतः, ठीक है, मैक्सिमम केस की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल केस में हम देखते हैं जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, यहाँ पर जब लाइट आ रही है और ये यहाँ से क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। तो स्कैटर्ड होने के बाद क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी है स्कैटर्ड रेडिएशन की, वो इंसिडेंट से क्या हो जाती है, कम। मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम, और वेवलेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सा केवल आपको ध्यान ये रखना है कि जब कॉम्पटन इफेक्ट की बात है तो पार्टिकल फिनोमेना है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर लाइटर एलिमेंट्स चाहिए जैसे कार्बन। तीसरी बात क्या है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है और एक्सरे वाली लाइट है, तो वो जब आपके परमाणु के पास आ रही है तो वो स्कैटर्ड हो रही है, प्रकीर्णित हो रही है, और स्कैटर्ड होने के बाद उसकी ऊर्जा में और आवृत्ति में कमी आ रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये सामान्यतः कंडीशन है, सेम भी रह सकती है और एक्सेप्शन के केस में बढ़ भी जाती है। लेकिन अगर कोई सिंपली पूछे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम हो गई और वेवलेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से क्या चल रहा है, उल्टा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी जो है वो आवृत्ति के प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ जो है इन दोनों के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कॉम्पटन इफेक्ट में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा आज तक नहीं गया है।
अब देखिए आगे दे रखा है वेव फिनोमिना, मतलब जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं वो फिनोमिना कौन कौन से हैं। अब देखिए मैक्सिमम ये वेव जो हैं वो शो करती है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जो कि पार्टिकल के वेव नेचर को कंफर्म करता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट बताता है कि ये पार्टिकल जो है वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। अब देखिए डेविसन और जर्मर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखा। डिफ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं विवर्तन, आप और कंफर्म कर लेना गूगल पे चेक करके। उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन बीम के, इलेक्ट्रॉन का जो बीम था उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखा, विवर्तन का जो पैटर्न था उसको देखा। और जब डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखा और उन्होंने उसको कंपेयर किया तो उन्होंने ये पाया कि इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो एक्स रे जैसा है, मतलब एक्स रे से मेल खा रहा है बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स रे वेव है, तरंग नेचर को शो करता है, एक्स तरंग है, तो एक्स किरण जो है, जो एक्स रे जो है वो वेव नेचर को शो करती है, वेव होती है। तो वैसा का वैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज और आई कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है या फिर हम कहें फ्रीक्वेंसी है वो किससे मैच हो रही है, एक्स रे से मैच हो रही है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था जो कि ये बताता है कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर शो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसने ये कंफर्म किया कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर शो कर सकते हैं। बस थोड़ी सी कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल है वो माइक्रो पार्टिकल होने चाहिए। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि जो माइक्रो पार्टिकल है वो तो वेव नेचर शो कर पाते हैं, लेकिन जो मैक्रो पार्टिकल हैं, जो बड़े पार्टिकल हैं, वो वेव नेचर शो नहीं कर पाते। जो माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह सकते हैं या कोई एटम कह सकते हैं, स्मॉलर एटम है, वो तो वेव नेचर शो करते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल हैं जैसे क्रिकेट की बॉल है वो वेव नेचर शो नहीं कर पाते। तो ये क्लियर हो गया कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखा, विवर्तन का जो पैटर्न था उसको देखा और देखने के बाद कंपेयर ये किया कि इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न से मैच खा रहा है और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है वो एक्सरे की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से मैच खा रही है। तो वहां से ये कंक्लूजन निकला कि कोई एक्सरे वेव है तो इलेक्ट्रॉन भी जो है यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है ये वेव नेचर का, किसके, पार्टिकल के वेव नेचर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बेसिकली एक पार्टिकल है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये वेव नेचर से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इंटरफेरेंस हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण, ये भी आप किससे, वेव नेचर से शो कर सकते हो। पोलराइजेशन, ध्रुवण, ये भी आप वेव नेचर से शो कर सकते हो। और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, तो देखिए यहाँ पर इसमें डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, केवल आपको नाम ध्यान रखना है कि पार्टिकल नेचर कौन कौन से हैं और वेव नेचर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बाकी इन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन फिर भी नाम वो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा वेव नेचर है कौन सा पार्टिकल है, तो आपको नाम पता होने चाहिए। तो ये आपके हैं वेव नेचर ऑफ या वेव फिनोमिना, तो वो वेव का भी हो सकता है और पार्टिकल का भी हो सकता है। अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं या हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली 4 चीज दे रखी है। सबसे पहला है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, थर्ड है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और फोर्थ है श्रोडिंगर इक्वेशन। ये बेसिकली 4 जो फिनोमेना है या जो 4 मेन हेडिंग है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब देखिए फर्स्ट जो हेडिंग है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मैंने आपको पढ़ा दी है। जब मैंने आपको बोर मॉडल स्टार्ट किया था वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो बोर मॉडल है वो क्वांटम पे आधारित है, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड का मतलब क्या था वहां पर कि जो बोर मॉडल में एनर्जी लेवल थे वो क्वांटाइज्ड थे, मतलब फिक्स एनर्जी लेवल थे, उनकी वैल्यू फिक्स थी, कुछ भी रैंडम वैल्यू पॉसिबल नहीं थी। इसमें देखिए नोट्स में एक करेक्शन था, काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर है वो मैंने उल्टा लिख दिया था, गलती से टाइपिंग एरर हो गई थी, तो वो मैंने आपको करेक्शन करवा दिया है। जिसने नहीं किया वो करेक्शन कर लेना। काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है कि जो शेल पास है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ऑर्डर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट शेल की ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे जाएंगे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये टाइपिंग एरर हो गई थी, इसको आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको डाउट लगे कि भाई यहाँ पर सर करेक्शन हो सकता है या कुछ गलत है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको कंफर्म करके आपको करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद सेकंड है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो देखिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा अभी ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति, तो जैसे तरंग की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, वैसे ही डी ब्रॉगली ने कहा
कि जब तरंग की या प्रकाश की द्वैत प्रकृति हो सकती है कि भाई वो तरंग की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है, कण की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो वैसे ही कण की भी ड्यूअल नेचर होनी चाहिए, द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। तो जो कण है वो कण की तरह व्यवहार करे, साथ में तरंग की तरह भी व्यवहार करे। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट दिया और उसने कहा कि जब पार्टिकल तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो उस पार्टिकल की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो अगर उसके फॉर्मूले की बात करें तो ये फाइनली फॉर्मूला दे रखा है। किसी भी पार्टिकल की अगर आपको वेवलेंथ निकालनी हो तो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है या वेवलेंथ आप कह सकते हो, एच प्लांक नियतांक है, पी को हम इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं और हिंदी में संवेग कहते हैं। ठीक है, एच की जगह एच और पी की जगह क्या आ गया, एम इंटू वी। तो जो मोमेंटम होता है या संवेग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले पे, कई बार न्यूमेरिकल आ सकता है। इवन आरएस का जो मेंस का एग्जाम है उसमें भी इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। पहले जब मैंने दिया था मेंस तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, न्यूमेरिकल आया था, वेवलेंथ निकालनी थी, बाकी वैल्यू दे रखी थी। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे प्रकाश द्वैत नेचर शो करता है वैसे ही पार्टिकल भी द्वैत नेचर शो करता है। पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और तरंग की तरह भी बिहेव करता है। और जो पार्टिकल की जो तरंग होगी, जो कण की तरंग होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। और ये जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि दो फॉर्मूले को इसने कंपेयर किया है, पार्टिकल के एनर्जी का फॉर्मूला और वेव का एनर्जी का फॉर्मूला। तो दो को कंपेयर क्या किया है, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसको इसने इक्वल कर दिया ई इक्वल्स टू एच न्यू या ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। इसको सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये फॉर्मूला कैसे लाया कि दोनों को इक्वल कर दिया, आइंस्टीन का एनर्जी का फॉर्मूला और प्लांक का एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट करके ये डेरिवेशन या ये फॉर्मूला इसने फाइनली बनाया है। समझ में आ रही बात। तो ये आपके हो गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली इक्वेशन भी आप कह सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी इस पे आएगा तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दे रखा है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानी। हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कह रहा है कि ये जो है आपके डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और एच क्रॉस अपॉन 2। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यह है कि कोई पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल है। अब उस पार्टिकल की आप क्या कर रहे हो, एक तो पोजीशन पता कर रहे हो। क्या पता कर रहे हो, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन या स्थिति, हिंदी में स्थिति कह सकते हैं। पोजीशन पता कर रहे हो जिसको आप एक्स से पता कर रहे हो। किससे पता कर रहे हो, एक्स से। दूसरा आप उसका मोमेंटम पता कर रहे हो, संवेग पता कर रहे हो, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम आप पता करो जिसको मैंने पी कह दिया। देखिए नॉर्मली पी लिख दिया है, आप चाहो तो पी एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। पी मैंने सिंपली लिख दिया है, आप चाहो तो इसको पी एक्स भी लिख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन की बात करो तो पोजीशन एक्स से बता दी और मोमेंटम आपने पी एक्स से बता दिया। आप चाहो तो पी से भी बता सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हम पी लिख देते हैं, तो पी एक्स भी आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो हमने क्या कहा, पोजीशन और मोमेंटम। तो हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि आप जब माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम निकालते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आप उसको पता नहीं कर सकते। दोनों को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो है 100% एक्यूरेट आप उसको पता नहीं कर सकते। उसमें डेविएशन आएगा ही आएगा, विचलन आएगा ही आएगा। पोजीशन में भी विचलन आएगा और मोमेंटम में भी विचलन आएगा। तो पोजीशन को हमने x से बता दिया, मोमेंटम को हमने px या p से बता दिया। तो इसमें जो विचलन होगा वो हम बताएंगे डेल x से और डेल p से, या डेल px कह दो। तो यहाँ पर हेजनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कह रहा है कि आप दोनों को साइमल्टेनियसली या एक साथ एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसमें विचलन आएगा ही आएगा। और वो विचलन कितना होगा उसके लिए इसने फॉर्मूला दे रखा है। क्या है, डेल एक्स स्थिति में विचलन, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डेल पी एक्स मोमेंटम में विचलन, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब उसमें जो विचलन है वो या तो h अपन 4 पाई के बराबर या उससे ज़्यादा विचलन आएगा। ये कंडीशन है। तो ये आपको नोटेशन ध्यान रखना। ये गेट 2012 में इसने पूछा था हेजनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत, उसमें उसने फॉर्मूला सेम दिया, बस उसने क्या है कभी इक्वल टू लगा दिया, कभी ग्रेटर देन लगा दिया, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, कभी लेस देन इक्वल टू। तो कहने का मतलब है हम क्या करते हैं, इक्वल टू ध्यान रख लेते हैं। ध्यान रखना यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ साइन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कि ये जो विचलन है, दोनों में विचलन का जो गुणनफल है, स्थिति में विचलन का और संवेग में विचलन का जो गुणनफल है वो h अपन 4 पाई के या तो बराबर है या उससे ज़्यादा है।
तो ये जो साइन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा क्वेश्चन कोई बनाएगा, जैसे गेट में पूछा गया था, तो वो ये साइन में थोड़ा सा वेरिएशन कर देगा। तो एक ऑप्शन आ गया इक्वल टू का, एक आ गया ग्रेटर देन का, और एक आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो आप सोचोगे कि तीनों लगभग देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूले में ये साइन है। समझ में आ गई बात? तो ये आपके फॉर्मूला हो गया किसका? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का, कि दोनों में विचलन का जो गुणनफल है वो h/4π के बराबर आएगा या उससे ज़्यादा आएगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, h प्लांक कांस्टेंट है। एक टर्म और दे रखी होती है h क्रॉस या h कट, कुछ भी आप कह सकते हो, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, h क्रॉस या h कट जो भी आप कहो। तो यहाँ पर h क्रॉस जो है या h कट जो है वो किसके बराबर होता है? h/2π के। कई बार हम सोचते हैं दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं है। सिंपल h का मतलब प्लांक कांस्टेंट है, अगर h कट या h क्रॉस दे रखा है तो वो h/2π की जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी फॉर्मूले होंगे आपके, अभी हम आगे देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन में या जहाँ पर भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में, जहाँ पर भी h का फॉर्मूला है तो आपको फॉर्मूले दोनों तरीके से ध्यान रखने हैं, h के फॉर्म में भी और h कट या h क्रॉस के फॉर्म में भी आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने याद किया डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स या डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और ऑप्शन में h/4π है ही नहीं, वहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? h कट अपॉन 2। अब h कट अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ? h कट अपॉन 2 का मतलब ये हुआ कि h की जगह आप क्या लिख सकते हो? h/2π इंटू 1/2। तो ओवरऑल मिला के क्या हो गया? h/4π। तो जहाँ पर भी आपके फॉर्मूले h के फॉर्म में आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले h क्रॉस के फॉर्म में भी याद रखने हैं। तो जब आप देखेंगे शीट में क्वेश्चंस तो वहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन दो बार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आंसर h के फॉर्म में है और एक बार आपको आंसर h कट के या h क्रॉस के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि h क्रॉस का मतलब या h कट का मतलब h/2π है। तो ये आपके है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर पोजीशन या मोमेंटम दोनों में से एक कोई सा भी आप ले लीजिए, दोनों क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर वो कह रहा है कि पोजीशन में जो डेविएशन है वो 0 है, मतलब स्थिति में जो विचलन है वो 0 है, तो मोमेंटम में विचलन क्या होगा? डेल पी लिख रहा हूँ मैं क्रॉस, या इसका उल्टा कर सकते हैं कि मोमेंटम में विचलन 0 है तो स्थिति में विचलन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कई बार हम क्या करते हैं कि सिंपली सॉल्व करते हैं, हमको क्या लगता है कि भाई ये 0 है तो 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? 0। तो देखिए अगर आपने इसको गलती से 0 मान लिया तो ये तो आपके हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो यहाँ फेल हो जाएगा। क्यों? कि इसमें भी एक्यूरेसी, इसमें भी डेविएशन 0 है, इसमें भी डेविएशन 0 है, मतलब दोनों ही आपने क्या करा? 100% एक्यूरेट पता कर लिए, तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ लैंग्वेज ऐसी हो सकती है कि पोजीशन को आप 100% एक्यूरेसी से मेज़र कर रहे हो, तो 100% एक्यूरेसी से मेज़र करने का मतलब ही यही है कि डेल एक्स 0 है। समझ आ रही बात? लैंग्वेज आपको समझनी है कि अगर 100% एक्यूरेसी है इसका मतलब वहाँ पर विचलन 0 है। तो दोनों लैंग्वेज वो कह सकता है कि एक आपने 100% एक्यूरेसी से पता कर लिया या उसमें विचलन 0 है। तो आप देख लेना क्वेश्चंस में लैंग्वेज क्या है, कि 100% एक्यूरेसी कह रहा है या विचलन 0 कह रहा है, एक ही बात है। तो वहाँ पर क्या आएगा, इसको आप ऐसे समझो कि दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि दो टर्म है a इंटू बी, इन दोनों का गुणन होना चाहिए 100। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं a की वैल्यू 10 रखता हूँ तो b की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, तब जाके 100 आएगा। अब मैंने a की वैल्यू को कम करा, मैंने इसको क्या कर दिया? 5, तो इसको मैं 20 करूँगा तब जाके क्या आएगा? 100। समझ में आ रही बात? कि मैंने क्या करा? दोनों का गुणन फिक्स मान लिया, अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, इसको मैंने मान लीजिए 2 कर दिया, तो इसको 2 कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? 50, तब जाके ये 100 आएगा। इसको मैंने 1 कर दिया तो इसको मुझे 100 करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा? ये 100। तो कहने का मतलब ये है कि जब दोनों के गुणन की वैल्यू फिक्स है, जैसे यहाँ पर है, तो अगर आप एक को कम कर रहे हो, एक की वैल्यू को, तो दूसरे की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने a की वैल्यू को कम करा तो b की वैल्यू बढ़ गई। अब होते होते ये कह रहा है कि a की वैल्यू तो 0 ही हो गई, तो उस केस में b की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर x की एक्यूरेसी 100% है, डेविएशन 0 है, तो जो दूसरा है p, उसमें डेविएशन इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपके आंसर होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर डेल पी अगर 0 है तो डेल एक्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन आपके दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको शीट में मिल जाएगा। तो हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें वो थोड़ा टिपिकल करना चाहे तो इस सिंबल में वो क्या कर सकता है, इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू अलग अलग दे सकता है, और इसको और टिपिकल करना चाहे तो एच की जगह एच क्रॉस का ऑप्शन दे सकता है। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात हो गई। अब इसके बाद दे रखा है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो क्या है कि जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो वेव इक्वेशन है उसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन कह रहे हैं। तो देखिए सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन एक तरह से वेव इक्वेशन ही है, और जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है इक्वेशन की उस फॉर्म में दे रखी है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को जो है उसकी इक्वेशन शो कर रही है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें बेसिकली देखा जाए तो ये आपके बोर मॉडल को भी अगर हम हटा दें तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कर रहा है, पार्टिकल के वेव नेचर को शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पार्टिकल तो है ही, उसका वेव नेचर, तो एक तरह से ड्यूअल नेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ड्यूअल नेचर। तो ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, ड्यूअल नेचर पे। किस पे बेस्ड है, ड्यूअल नेचर पे। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल की भी बात हो रही है और वेव की भी बात हो रही है, दोनों की बात साइमल्टेनियसली चल रही है। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स कोशिश करूंगा पूरा हो जाए, नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है। और देखिए अननेसेसरी की थ्योरी में यहाँ नहीं ले रहा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग ही थ्योरी चल रही है। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थ्योरी का मतलब नहीं है, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है वही थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये किस पे फॉलो होती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये हम किसके लिए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एमपेट का एग्ज़ाम था 2012 का, उसमें ये पूछा गया था। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किस पे लागू होती है या हम किसके लिए पढ़ते हैं। तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पार्टिकल नेचर को भी बताता है और वेव नेचर की भी बात करता है, मतलब दोनों नेचर की वो बात करता है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स से हम पार्टिकल नेचर भी समझ सकते हैं और वेव नेचर भी समझ सकते हैं, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उससे हम केवल पार्टिकल नेचर समझ सकते हैं, वेव नेचर नहीं समझ सकते। तो देखिए वापस से क्लियर कर देता हूं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो केवल पार्टिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, जबकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वेव नेचर को भी शो करता है, दोनों के लिए। किसके लिए, माइक्रो पार्टिकल और मैक्रो पार्टिकल, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर मैक्रो पार्टिकल के लिए वेव नेचर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, जबकि माइक्रो पार्टिकल के लिए वेव नेचर भी सिग्निफिकेंट है और पार्टिकल नेचर भी सिग्निफिकेंट है। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा डी ब्रोगली इक्वेशन का, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा क्या हो गया, इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ये हमने फॉर्मूला देखा। अब यहाँ पर क्या है कि वेवलेंथ अगर सिग्निफिकेंट होगी तो वो वेव नेचर शो कर रहा है अच्छे से, लेकिन अगर वेवलेंथ सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू इतनी कम है कि वो एक तरह से वेव कहने लायक ही नहीं है, तो वहाँ पर उसका पार्टिकल नेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब होता क्या है कि अगर m की वैल्यू कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, तो वेवलेंथ सिग्निफिकेंट आती है। जैसे हमने देखा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एक्सरे के बराबर आ रही थी, लेकिन अगर आप पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन जैसे हमने लिया तो ये तो माइक्रो पार्टिकल है, तो इसकी वेवलेंथ अच्छी खासी आएगी। लेकिन जैसे मान लीजिए क्रिकेट बॉल ले लिया आपने, तो क्रिकेट बॉल का पार्टिकल मैंने कह दिया वेट 1 किलोग्राम है, मान लीजिए, सपोज अज्यूम कर लीजिए, वैसे 1 किलोग्राम नहीं होता, 1 किलोग्राम है या हाफ किलोग्राम है या 400 ग्राम है, कुछ भी आप ले लीजिए। तो जब आप m की वैल्यू रखेंगे तो वेवलेंथ जो है बहुत नेग्लिजिबल आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मैक्रो पार्टिकल की बात करते हैं तो मैक्रो पार्टिकल के लिए m बहुत ज़्यादा होता है और वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, तो वहाँ पर उसका वेव नेचर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आपके वेव नेचर को भी बताती है और पार्टिकल नेचर को भी बताती है। माइक्रो पार्टिकल के लिए दोनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन मैक्रो पार्टिकल के लिए उसकी वेवलेंथ नेग्लिजिबल होती है, इसलिए वो पार्टिकल नेचर को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ये थी आज की क्लास। जो बचा हुआ पोर्शन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, अदर ऑपरेटर्स बच रहे हैं, और पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। अगर नेक्स्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम 1 वीडियो और कर लेंगे। तो 3 वीडियो मैक्सिमम थ्योरी के या 2 वीडियो थ्योरी के, उसके बाद आप जो है साथ के साथ प्रैक्टिस शीट जो आपको मैंने दे रखी है, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं 62 या 63 है, वो आप सॉल्व करते रहिए साथ के साथ,
और जो आपकी प्रॉब्लम आए वो हाथों हाथ आप मुझे मैसेज करते रहिए, ताकि जैसे ही हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी तो जो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम है मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चंस ले लूँगा। सारे क्वेश्चन करने का हमारे कोई सेंस नहीं है, तो जो आपकी प्रॉब्लम होगी मैं साथ के साथ वही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊँगा। तो आप मुझे जैसे जैसे हमारा थ्योरी हो रहा है वैसे वैसे आप शीट सॉल्व करिए, और जो आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।